पूरी दुनिया में एसयूवीज की डिमांड बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जहाँ 2014 में ओवरऑल इंडियन मार्केट में एसयूवीज की डिमांड 1% के आसपास थी, वो 2023 में बढ़कर 52% तक पहुंच चुकी थी और अब यानी कि 2025 में ये और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। इंडिया में इसी क्रेजी डिमांड को देखते हुए कार मेकर्स ने भी खूब एसयूवीज बनाई हैं और ऐसी एसयूवीज की कैटेगरी तैयार कर दी है जो आज से पहले बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे कि फुल साइज और मिड साइज एसयूवीज तो पूरी दुनिया में ही एग्जिस्ट करती है, सबको ही पता है वो, लेकिन इंडिया उन कुछ शुरुआती देशों में से एक है जहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिनी एसयूवीज और माइक्रो एसयूवीज तक पाई जाती है। और तो और सबसे बड़े मजाक की बात तो ये है कि मारुति के हिसाब से ये गाड़ी भी ना एक एसयूवी ही है और उनके हिसाब से वो इंडिया के सबसे बड़े एसयूवी मेकर है, महिंद्रा नहीं। अपने आप को एक बड़ा एसयूवी मेकर कहलाने की बेबाकी इसलिए क्योंकि एसयूवी की इस गाड़ी को बोला जाए, इसको लेकर कोई भी रूल एस्टेब्लिश नहीं है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फॉर्च्यून इंडिया को भी यही कहा था कि ग्लोबली एसयूवी वर्ड को लेकर कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए इंडिया के अंदर कार कंपनीज हर एक डब्बेनुमा गाड़ी को एसयूवी बुलाने लग गई है। लेकिन जो कार एंथुसियास्ट हैं वो इस बात से बिल्कुल ही नाखुश हैं। उनका कहना यह है कि अगर गाड़ी 4x4 कैपेबिलिटी के साथ नहीं आती है और बड़ी और बुच दिखाई नहीं देती है तो ऐसी गाड़ी को एक एसयूवी बुलाया जाना गलत है। लेकिन वहीं एक आम कार बायर अपनी एक्स्टर को भी एसयूवी बताकर अपने दिल के अरमान पूरे कर रहा है। अब इस बहस का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग वाइज देखें ना तो इस टाइप के एसयूवी में और इस टाइप के एसयूवी में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन दोनों टाइप के एसयूवीज के 3 मेजर एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि ये दोनों टाइप की गाड़ियाँ एक दूसरे से कितनी ज़्यादा अलग हैं और किस टाइप की एसयूवी की स्ट्रेंथ्स कहाँ पर हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम 4 टाइप के एसयूवी कंज्यूमर्स के लिए 5 टाइप के एसयूवीज को रैंक करेंगे और बताएंगे कि कौन सी एसयूवी किस टाइप के कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं इस वीडियो के अंदर इस टाइप के एसयूवीज को सॉफ्ट रोडर या फिर सूडो एसयूवी बुलाने वाला हूँ और इस टाइप के एसयूवीज को ऑफ रोडर। तो चलो सबसे पहले हम सूडो और रियल एसयूवीज को कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है ड्राइव ट्रेन। देखो, थार, बोलेरो, फॉर्च्यूनर टाइप की जो एसयूवीज होती है ना वो 4x4 सिस्टम के साथ आती हैं या फिर रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। अब मुझे आपको 4x4 के ऊपर ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत तो है नहीं, सभी जानते हैं कि इसके फायदे क्या है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आती हैं उनके बेस मॉडल या फिर मिड मॉडल्स में रियर व्हील ड्राइव वर्जन ही क्यों मिलता है, उनमें फ्रंट व्हील ड्राइव क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे एक बड़ा रीजन तो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ही है, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है स्लोप पर चढ़ने की क्षमता। जब गाड़ी स्लोप पर होती है तो जो उसका सारा वेट है ना वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके चलते अगले पहियों पर ग्रिप बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसी चलते जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां होती है ना वो ज्यादा ही स्टीप स्लोप्स पर चढ़ नहीं पाती है, उनके जो व्हील्स है वो स्पिन करने लग जाते हैं अपनी जगह पर ही। लेकिन यहीं पर अगर एक गाड़ी रियर व्हील ड्राइव वाली होती है ना तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, वो आराम से चढ़ाई चढ़ जाती है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर वेट पीछे की तरफ शिफ्टेड होता है, तो इसीलिए रियर व्हील्स पर ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो स्किड नहीं करते हैं। और इसी बात से समझ में आता है कि रियर व्हील ड्राइव की बड़ी एडवांटेजेस हैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के मुकाबले। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर इंडिया के अंदर ज्यादातर जो बिकने वाली गाड़ियां हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव क्यों होती हैं? देखो, उसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है माइलेज और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में ड्राइव शाफ्ट, एक्सेल और डिफरेंशियल जैसे कई कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऐड कर देते हैं फ्रिक्शन को, और ये जो एडेड फ्रिक्शन होता है ना इसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं इनके प्राइस भी ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसीलिए ज्यादातर जो हाईवे कार्स और सिटी कार्स होती है ना उनके अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम ही आता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रंट व्हील ड्राइव ज्यादातर चढ़ाइयों पर चढ़ नहीं सकता। भारत के पहाड़ों पर सिर्फ 10% रोड ही ऐसे होंगे जहां पर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों को चढ़ने में दिक्कत आती है, वरना ज्यादातर जगहों पे फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां भी जा सकती हैं। चलो अब हम सेकंड पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं, यानी कि सस्पेंशंस पे। सूडो और रियल एसयूवीज को जब कंपेयर किया जाता है तब सस्पेंशंस को बहुत ज्यादा अंडरलुक किया जाता है, इवन दो दोनों टाइप के एसयूवीज के सस्पेंशंस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अब इन डिफरेंसेस को समझने से पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो मास मार्केट गाड़ियां हैं उनके अंदर किस तरीके के सस्पेंशंस मिलते हैं। तो कार्स में मेजरली 3 टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। पहला है डिपेंडेंट सस्पेंशन, दूसरा है सेमी डिपेंडेंट और तीसरा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। डिपेंडेंट यानी जिसमें दोनों साइड के जो व्हील्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों साइड के जो व्हील्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं। और जो सेमी डिपेंडेंट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड के जो व्हील्स हैं उनमें किसी तरीके की लिंकेज तो होती है लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। तो डिपेंडेंट सस्पेंशंस में मेजरली एक ही टाइप के सस्पेंशन हमें देखने को मिलते हैं और वो है रिजिड एक्सियल सस्पेंशन। सेमी डिपेंडेंट सस्पेंशन में हमें मेजरली टॉर्शन या फिर ट्विस्ट बीम टाइप के सस्पेंशन ही देखने को मिलते हैं, यानी कि वो भी एक ही टाइप के सस्पेंशन है ना, बस नाम अलग अलग है दोनों के। और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो है उसमें मेजरली 5 से 6 टाइप के सस्पेंशन होते हैं, जिसमें कि मैकफर्सन स्ट्रट, डबल विशबोन, स्विंग आर्म, स्विंग एक्सेल और मल्टीलिंक टाइप के सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाते हैं।
अब अगर हम कुछ सॉफ्ट रोड एसयूवीज के सस्पेंशन पे नजर डालें, जैसे कि क्रेटा, नेक्सॉन, सफारी, कुशाक और एक्सयूवी 700 के सस्पेंशन पे, तो हमें इनके फ्रंट सस्पेंशन में मेजरली मैकफर्सन स्ट्रट लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी सभी सॉफ्ट रोड एसयूवीज मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का यूज करती हैं। वहीं इनके रेयर में मेजरली सेमी डिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेंगे, यानी कि टॉर्जन या फिर ट्विस्ट बीम वाले, एक्सेप्ट एक्सयूवी 700 और कुछ बाकी डी सेगमेंट एसयूवीज जिनके अंदर मल्टी लिंक फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं रेयर में भी। वहीं अगर हम बात करें जिम्नी, स्कॉर्पियो एन, थार, बुलेरो नियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की, तो इनके अंदर हमें फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डबल विशबोन वाले होते हैं या फिर रिजिड सस्पेंशन होते हैं, जैसे कि जिम्नी के अंदर रिजिड है और बाकी गाड़ियों के अंदर डबल विशबोन वाले हैं। और अगर हम इनके रेयर सस्पेंशन की बात करें तो सभी में सॉलिड एक्सेल सस्पेंशन ही थोड़े अलग अलग नामों के साथ और अलग अलग फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कार। तो अब आप लोग ये जान गए हैं कि सॉफ्ट रोड एंड ऑफ रोड एसयूवीज दोनों में ही फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हो सकते हैं, लेकिन रेयर में सॉफ्ट रोड वाली एसयूवीज के अंदर सेमी इंडिपेंडेंट या फिर फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होंगे और ऑफ रोड वालियों के अंदर फुली डिपेंडेंट सस्पेंशन होंगे, यानी कि रिजिड एक्सेल वाले। लेकिन ये डिफरेंस आखिर क्यों है और इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो, ये जो रियल एसयूवीज होती हैं इनमें रियर व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो क्या होता है कि जब रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में पीछे के 2 पहियों में पावर पहुंचानी होती है ना, तो ये पावर ड्राइव शाफ्ट से आती है, फिर डिफरेंशियल में जाती है और डिफरेंशियल से एक्सेल से होते हुए टायर्स में पहुंच जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अब ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम लंबे टाइम तक रोबस्ट रह सके और बीच में से कहीं से टूटे नहीं, इसीलिए ज्यादातर रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में इस तरीके के मेटल की केसिंग होती है, मतलब सॉलिड केसिंग होती है, उसी के अंदर इस पूरे के पूरे सिस्टम को बंद किया जाता है और इसी को सॉलिड एक्सेल बोला जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक्सेल गाड़ी के दोनों साइड के व्हील से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का एक तरफ का व्हील पत्थर आने की वजह से ऊपर उठ जाता है या फिर गड्ढे में चले जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो गाड़ी के दूसरे साइड के व्हील पर भी आता है और इवेंचुअली गाड़ी की बॉडी पर भी आता है। और इसीलिए जो ज्यादातर बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियां होती है ना, उनके अंदर वर्टिकल मोशन ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सॉफ्ट रोड एसयूवीज की बात करें तो उनके रेयर में या तो सेमी डिपेंडेंट या फिर फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होते हैं, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में जो पावर होती है वो फ्रंट व्हील में जाती है, तो इसीलिए रेयर में एक्सेल वगैरह देने का झंझट नहीं होता है। तो इसीलिए इनके रेयर में सेमी डिपेंडेंट या फिर फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आते हैं। और ये जो सस्पेंशन होते हैं ना, इनमें एक तरफ के व्हील का वर्टिकल मोशन दूसरी तरफ के व्हील पर नहीं जाता है अगर गाड़ी में फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। और अगर सेमी डिपेंडेंट वाले भी है ना, तो भी जो झटका है एक तरफ के व्हील का दूसरी तरफ के व्हील में बहुत ही कम जाता है, जो कि गाड़ी की बॉडी में पता नहीं चलता। इसीलिए जो इस तरीके की गाड़ियां होती हैं मोनोकॉक चैसी वाली और इस तरीके की फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां, उनके अंदर जो वर्टिकल मोशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इस कंपैरिजन से हमें समझ में आता है कि अगर गाड़ी के रेयर में सेमी डिपेंडेंट सस्पेंशन लगे हुए हैं ना, तो वो फुली डिपेंडेंट सस्पेंशन से काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ रिजिड एक्सेल वाली एसयूवीज ऐसी हैं जो अपनी तरीके की बाकी ऑफ रोड एसयूवीज से बेटर राइड क्वालिटी देती है, जैसे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जिसमें कि पेंटालिंक सस्पेंशन दिए गए हैं वॉट लिंकेज के साथ। है ये भी डिपेंडेंट सस्पेंशन ही, लेकिन महिंद्रा ने इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म ऐड करे हैं, जिसकी वजह से इसको स्टेबल और कंफर्टेबल राइड मिलती है। वहीं अगर हम इनकी बुलेरो की बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल ही हार्डकोर रिजिड सस्पेंशन आते हैं और ऊपर से लीफ स्प्रिंग और लगे हुए हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से उस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। चलो अब हम थर्ड पॉइंट पर कंपैरिजन करते हैं, यानी कि चेसिस। तो अगर हम बात करें सॉफ्ट रोड एसयूवीज की या फिर स्यूडो एसयूवीज की, यानी कि कार्स लाइक क्रेटा, एलिवेट या पंच वगैरह की, तो इस टाइप की सभी कार्स मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के साथ आती है, यानी कि गाड़ी के कैबिन और अंडर बॉडी वगैरह सभी एक शेल का पार्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की, तो इनका जो बॉडी शेल होता है ना, वो लेदर फ्रेम चेसी के ऊपर अलग से रखा जाता है। अब इस टॉपिक पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उन लोगों को बता देता हूँ जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते इस बारे में। तो ये जो बॉडी ऑन फ्रेम चेसीज होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा अब्यूज झेल सकती है, इसीलिए ये ऑफ रोड एसयूवीज में और भारी ट्रक्स वगैरह में यूज होती है। लेकिन क्योंकि ये भारी होती हैं, इसीलिए इसकी वजह से गाड़ी की माइलेज कॉम्प्रोमाइज होती है और परफॉर्मेंस भी, और साथ ही साथ इनको बनाने की कॉस्ट भी ज्यादा आती है क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल ज्यादा यूज होता है। वहीं अगर हम मोनोकॉक चेसीज की बात करें तो ये हल्की होती है, जिसकी वजह से माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़ती है गाड़ी की। लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस के लिए। वैसे कुछ ऐसी भी गाड़ियां जिनके अंदर मोनोकॉक चेसीज यूज हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तगड़ी ऑफ रोडर्स है, जैसे कि लैंड रोवर की डिफेंडर आती है वो। लेकिन क्या है कि उनकी जो चेसीज है पूरी की पूरी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, या फिर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रेंथ स्टील का बहुत ही थोरली यूज किया गया है। तो अब हम इन 3 टाइप के कंपैरिजन से ये समझे हैं कि एक सॉफ्ट रोड और एक ऑफ रोड एसयूवीज की चेसीज, पावर ट्रेन और सस्पेंशन सेटअप वगैरह बहुत ही ज्यादा अलग हो सकते हैं। तो इन कंपैरिजन से हमें 3 बड़ी बातें समझ में आई है, और अब इन्हीं बेसिस पर और आप किस तरीके के व्यक्ति है उस बात को जानते
मानते हुए मैं हर एक कैटेगरी के अंदर 5 SUVs बताऊंगा और इन SUVs को मैं रैंक भी करूंगा 5th to 1st, मतलब फर्स्ट वाली सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगी उस कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक Tier 1 सिटी में रहते हैं, यानी कि एक कंजेस्टेड सिटी में रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पर घूमने का आपको बहुत ज्यादा शौक है, तो आपके लिए मेरे पास टॉप 5 सजेशंस ये रहेंगे। मेरे हिसाब से 5th नंबर पर आती है नेक्सॉन और XUV 3XO जैसी छोटी साइज की गाड़ियां, जिनको सिटी में चलाना तो आसान है ही, लेकिन ये डिसेंट पावर के साथ आती है, तो इनको हाईवेज और माउंटेन्स पे चलाना भी आसान हो जाता है इनकी डिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से। फिर आती है क्रेटा, क्योंकि ये वाइडली सोल्ड हुई है और रिलायबल भी बहुत ज्यादा है विद डिसेंट सर्विस नेटवर्क, तो इसीलिए आती है 4th नंबर पे। फिर 3rd पर आती है ग्रैंड विटारा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सही माइलेज निकाल के देती है, तो लंबे सफर और कंजेस्टेड सिटी दोनों ही सिचुएशन के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव के साथ भी आती है, इसके मतलब इसके जो कुछ वेरिएंट्स है वो 4 व्हील ड्राइव के साथ भी आते हैं, तो आप एक्सट्रीमली ऊंची जगहों पर भी आसानी से जा पाओगे इस गाड़ी के साथ। नंबर 2 पर आती है बोलेरो नियो। गाड़ी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सब 4 मीटर गाड़ी ही है ये भी, तो सिटी के अंदर लिवेबल है। साथ ही साथ ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो अगेन सूटेबल है पहाड़ों के लिए। इसके बाद और नंबर 1 पर गाड़ी आती है जिम्नी। छोटी है, 4x4 भी है, इसीलिए सिटी के अंदर भी आप चला सकते हो छोटे होने की वजह से, और इसकी जो 4x4 कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि हिमाचल में ज्यादातर लोग इस टाइम पर जिम्नी को ही प्रेफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी नंबर 1 पर आती ही है ऐसे लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और जो टाइट सिटीज में रहते हैं। इसके बाद अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो Tier 2 सिटी में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पार्किंग को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है और आप घूमने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, पहाड़ों पर जाते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको एक बड़े साइज़ की और एक कैपेबल SUV लेनी चाहिए। जैसे कि 5वें नंबर पे मैं रखना चाहूँगा ग्रैंड विटारा के ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन्स को। ये आपको बर्फ में बहुत अच्छी ग्रिप निकाल के देगी और गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा है, तो फैमिली के साथ आप जा सकते हो आराम से कहीं पर भी। नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा XUV 700 को। हाँ, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी जरूर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी बन जाती है हाईवे यूज़ के लिए, और माउंटेन्स पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है अपनी पावर की वजह से। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा टोयोटा की हाइलक्स को। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ फॉर्च्यूनर जितनी ओवर प्राइस भी नहीं है, तो इसीलिए ये 3rd नंबर पर मैंने रखा है इसको। नंबर 2 पर आती है स्कॉर्पियो एन। एज आई सेड बिफोर, कैपेबल ऑफ रोड कार होने के बावजूद भी इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इसको 2nd नंबर पे आना बनता था। और नंबर 1 पर आती है थार रॉक्स। अगेन एक्सट्रीमली कैपेबल 4x4 गाड़ी है जो कि प्रैक्टिकल भी साबित होती है। अच्छा, अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा पहाड़ों पर नहीं जाते लेकिन Tier 1 सिटी में रहते हैं, तो आप जरूर प्रेफर करिए सब 4 मीटर गाड़ियों को ही, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि लंबी गाड़ी को भीड़ भरे शहरों के अंदर पार्क करना, इनके लिए पार्किंग ढूंढना अपने आप में एक बड़ा सरदर्द है। तो 5 कार जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा वो है नेक्सॉन, फिर 4थे नंबर पर है हुंडई की वेन्यू या फिर सोनेट, 3रे नंबर पर है ब्रेजा, मस्त माइलेज देती है क्योंकि। नंबर 2 पर आती है XUV 3XO क्योंकि भैया पावर बहुत अच्छी है, और नंबर 1 पर आती है स्कोडा की काइलैक। इसको मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि इनके इंजन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्कोडा VW ग्रुप के, सेफ्टी बहुत ज्यादा अच्छी है इस गाड़ी की, अभी शोकेस करी गई थी, और ओवरऑल ना स्कोडा अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है, उसकी काफी सारी चीजें प्रीमियम लगती है, इवन दो इस गाड़ी को अब लोकलाइज बनाने लग गए हैं ये लोग, लेकिन फिर भी एक फील आती है इसके अंदर प्रीमियमनेस की, तो ये गाड़ी नंबर 1 पे है। इसके बाद अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रूरल इंडिया में रहते हैं, यानी कि आपकी जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आपको चाहिए बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल सॉलिड एक्सेल वाली रगड़ SUVs, तो इसीलिए मैं 5वें नंबर पे रखूंगा सुजुकी D-Max को। मैं D-Max V-Cross की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली D-Max की बात कर रहा हूँ। हाँ, बस इसका जो सर्विस नेटवर्क है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज्यादा रगड़ है और बहुत ज्यादा रिलायबल है, तो आप रूरल एरियाज के अंदर इसको बहुत ज्यादा आसानी से चला सकते हैं। 4थे नंबर पर हम रखेंगे टोयोटा की हाइलक्स को, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो। नंबर 3 पर हम रखेंगे बोलेरो की नियो को। नंबर 2 पर रखेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक को, अपने रूरल इंडिया की जान है ये गाड़ी। और नंबर 1 पर रखेंगे बोलेरो, जो कि रूरल इंडिया में सबसे ज़्यादा चलाई जाती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। आपके टाइम के अंदर कोई वैल्यू ऐड हुई है इस वीडियो से, वो भी ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती है ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाने की। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।